आज हम लोग बीए पार्ट 3 का ये हिस्ट्री ऑनर्स का आज हम लोग क्लासेस करने वाले हैं। और एक बात समझिए, बीए पार्ट 3 का आप लोग बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि क्लासेस शुरू कीजिए, क्लासेस शुरू कीजिए। तो देखिए बीए पार्ट 3 में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अधिक सिलेबस कवर करना। आपको पता है एक पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, 4 गो पेपर होते हैं, समझ लीजिए 4 गो ये ऑनर्स के पेपर होते हैं और एक गो आपका जीईएस जिसको जीएस भी बोलते हैं उसका पेपर होता है। कुल आपको बीए पार्ट 3 में 5 पेपर होते हैं। ऐसे तो बीए पार्ट 1, 2 में भी 5-5 पेपर होते हैं, लेकिन बीए पार्ट 1 में क्या होता है 2 गो ऑनर्स के पेपर होता है, बाकी सब्सिडरी और कंपोजिशन होता है। बीए पार्ट 2 में भी यही होता है कि 2 गो ऑनर्स के पेपर होता है, बाकी सब सब्सिडरी और कंपोजिशन होता है। इसमें क्या होता है कि 4 गो जो होते हैं ऑनर्स के पेपर होते हैं और एक होता है जो जीएस के पेपर है। ये सबके लिए कॉमन होता है, जो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो उसके लिए ये कॉमन ही होता है। तो आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए हम लोग अगर इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। समझिए, हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे हम। और एक बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी क्या रहेगा इसको बात समझिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन करवा देंगे, ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। बहुत कम ही चांस है ऐसा कि छूटे, क्योंकि देखिए वैसे भी अगर आपको अगर क्वेश्चन 10 आ रहे हैं तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे जानबूझकर बनाया जाता है को आपका छूटे। लेकिन अगर आप बढ़िया से पढ़े रहेंगे, बढ़िया से सब कुछ लिखने का प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये भी 3-4 क्वेश्चन लिख देते हैं। आपको ना आते हुए भी लिख देते हैं 3-4 क्वेश्चन। तो उसको प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे बहुत बढ़िया से। आपको पहले तो आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आपका टेस्ट भी हम आपको टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे और वो टेलीग्राम ग्रुप में कंडक्ट करवाएंगे। आपको बताएंगे कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है, कैसे ज्वाइन करना है। तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास चलेगा। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन रहेंगे। तो ये पेपर के अनुसार होगा। अब ये ऐसा नहीं होगा पहले पेपर 5 कंप्लीट करेंगे, 6, 7, 8 नहीं। हो सकता है कि कभी पेपर 7 का क्लास स्टार्ट हो, कभी पेपर 8 का क्लास स्टार्ट हो। और देखिए पढ़ना हम लोगों को बहुत कुछ है। आपको पहले भी बताया हूँ कि अगर पार्ट 3 में अगर आप हैं और हिस्ट्री ऑनर्स है आपका, तो जो पार्ट 1 वाला मेन बात बताता है, जो पार्ट 1 का होता है, पार्ट 1 में जो आपने पढ़ा है, फिर पार्ट 2 में जो आपने पढ़ा है, ये दोनों तो रहता ही है सिलेबस पूरा एकदम। साथ में ही कुछ और सिलेबस भी ऐड होते हैं, और भी विश्व इतिहास के कुछ सिलेबस ऐड होते हैं, भारतीय इतिहास के कुछ सिलेबस ऐड होते हैं। मतलब पार्ट 1 में जो आपने पढ़ा है ना हिस्ट्री ऑनर्स में, वो और पार्ट 2 वाला, ये दोनों तो रहता ही है। साथ में पार्ट 3 में कुछ और नए ऐड होते हैं, तब जाकर ये इतना सब बनता है पेपर, समझिए। ये ऐसा नहीं होता है कि उनके सिलेबस में लिखा हुआ होता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 से पूछेंगे, नहीं। पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला सिलेबस इसी में रहता है। पार्ट 3 में सिलेबस में ऐड रहता है। वो पार्ट 1 में जो आपने पढ़ा है, पार्ट 2 में पढ़ा है, दोनों सिलेबस पार्ट 3 में ऐड रहते हैं। और साथ में पार्ट 3 में और भी कुछ सिलेबस ऐड रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये आपको नहीं देखना है कि पेपर 7 का क्लास है कि पेपर 6 का क्लास है, क्योंकि पेपर बहुत सारे हैं। कोई भी क्लास हो आपको तो पढ़ना तो है ही। तो चलिए आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्लास चालू करते हैं। और एक बात, आज कुछ इंटरनेट के समस्या के कारण आज क्लास टाइम पर नहीं हो पाया। और एक बात, ये क्लास अपने टाइम पर ही होगा। और साथ में ही क्लास होने के बाद क्लास को क्या किया जाएगा, इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप अगर बाद में देख रहे होंगे तो ये अपलोडेड वीडियो ही देख रहे होंगे, तो अपलोड कर दिया जाएगा। आपको जब मर्जी तब क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और एक बात, ये क्वेश्चन बताएंगे ना तो अभी कॉपी आपको क्या करना है, अभी कॉपी और कलम लेकर बैठना है। देखिए कॉपी और कलम लेकर बैठना। हमें पता है कि आप कंबल में बैठे हुए हैं, तो कंबल में नहीं बैठना है, कंबल से पहले बाहर ही निकलिए। चलिए नहीं निकलेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, कंबल से बाहर ही मत निकलिए। अपना हाथ और चेहरा वाला तो कम से कम निकाल लीजिए। हाथ और चेहरा निकालिए। और कॉपी बगल में रखा हुआ तो है नहीं, थोड़ा सा उठकर कॉपी निकालिए और उसको कॉपी पर लिखना चालू कीजिए। हमें पता है अभी भी आप कॉपी नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन कॉपी निकालिए और इसको भी नोट्स करते जाइए, क्योंकि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में आपका लिखने का प्रैक्टिस भी होगा, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन करवाएंगे हम। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, आप लिखते चलिएगा। और एक बात, टेलीग्राम देखिए, ये टेलीग्राम ग्रुप है और ये टेलीग्राम ग्रुप आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ताकि इसी में क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे और आपका क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस भी करवाएंगे इसी में। और तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं तो टेलीग्राम में आपको खुद ही सर्च करना है हिस्ट्री टॉक, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। चलिए चालू करते हैं हम लोग क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब्दुल हामिद द्वितीय, क्या नाम है इसका, अब्दुल हामिद द्वितीय तुर्की का सुल्तान बना।
अब ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि अब्दुल हमीद द्वितीय तुर्की का सुल्तान कब बना, अब डायरेक्ट यहाँ बना, कब बना ये आपको करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 1875, 1876, 1877 और उसके बाद 1878। तो 1876 में अब्दुल हमीद द्वितीय तुर्की का सुल्तान बना। अब देखिए जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके आसपास के सारे क्वेश्चन का हम आंसर बताते हैं, आप कॉपी पर नोट करते चलिए। चलिए सबसे पहली बात कर लेते हैं अब्दुल हमीद द्वितीय, ये तुर्की का शासक था और तुर्की का शासक उस समय शासन ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, ऑटोमन साम्राज्य, ये ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत उस समय आता था। अब्दुल हामिद द्वितीय जब शासक था तो ये ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत तुर्की आता था। और एक बात, तुर्की इससे पहले भी कई शासक हुए थे, ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी कई शासक है, ये एक निरंकुश शासक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या था, एक निरंकुश शासक था। अब निरंकुश शासक था लेकिन शुरू में निरंकुश नहीं था, जैसे ही इससे पहले भी कई शासक हुए जो निरंकुश थे, जैसे अब्दुल माजिद था और भी शासक थे। तो ये जैसे ही शासक बना ना तो यूरोप घूम कर आया था, ये यूरोप, ध्यान रखिएगा, यूरोप के अन्य देश उस समय घूम कर आया था, 1876 से पहले ये यूरोप का अन्य देश घूम कर आया था। तो ये अपने विचारों को उदारवादी रख रहा था, उदारवादी मतलब कि कल्याण करने के लिए आया था, मतलब कल्याण करने के लिए आया, सबको जनता को यही दिखा रहा था कि हम अगर राजा बन जाएंगे तो सबको क्या करेंगे, कल्याण करेंगे, ये दिखावा के लिए सिर्फ था। इसने क्या किया, इसी तरीका से संसदीय प्रणाली का गठन कर दिया, जैसे ही ये राजा बना ना तो संसदीय प्रणाली का गठन, लोग लगा अरे कितना बढ़िया शासक है। साथ में ही एक ऐसा इसके राज्य में एक व्यक्ति था जो उदारवादी विचारों का बहुत समर्थक था, उदारवादी विचारों का बहुत समर्थक, मतलब नए नए चीज़ों का प्रयोग और जनता के भलाई के विषय में बहुत अधिक सोचता था वो व्यक्ति। तो उसको प्रधानमंत्री इसने बना दिया, क्या किया, प्रधानमंत्री। आपसे पूछा भी जाएगा कि किसको प्रधानमंत्री बनाया था, तो उसका नाम देखिए, उसका नाम मिधित पाशा था। क्या नाम था, मिधित या मिधत भी आएगा आपको, मिधित या मिधत पाशा, मिधत पाशा, ध्यान रखिएगा। इसने अब्दुल हमीद द्वितीय ने किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था, मिधित या मिधत पाशा को। यह एक उदारवादी विचारों का समर्थक था। अब अब्दुल हमीद ने संसदीय प्रणाली का गठन तो कर दिया था, लेकिन इसको पहले से भी मन नहीं था संसदीय प्रणाली चलाने का। संसदीय प्रणाली में जवाब देना पड़ता है आपको ना। संसदीय प्रणाली में ऐसा नहीं कोई भी नियम बना देंगे, आप जवाब नहीं देंगे जनता को तो मार झगड़ा हो जाएगा उसी में, संसदीय प्रणाली में। और एक बात, इसने जोश में आकर नया संविधान का भी गठन करवा दिया था, नया संविधान बनवा दिया था कि चलो देश के लिए नया संविधान। जैसे ही राजा बने इसको जोश आ गया था। अब देखिए इसीलिए कहा जाता है कि जोश में नहीं होश में काम, लेकिन होश में कैसे काम लिया जाए, जनता ने अभी नया नया शासक बनाया था, जोश में आ गया था और इसको ये नहीं पता था कि राजा के गद्दी पर बैठना कितना बड़े मुश्किल की बात होती है। तो ये अपना सोच ही रहा था कि अब बताइए नया संविधान ही बनवा दिए हैं, अब जवाब भी देना पड़ेगा। तब तक रूस ने क्या किया, रूस ने इस ऑटोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, यानी तुर्की पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही आक्रमण किया इसको तो अब मिल गया मौका अब्दुल हमीद को। अब देखिए ये सारा बात इसलिए बता रहे हैं ना कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा अब्दुल हमीद के बारे में, तो सब लिखिएगा। आप अभी बोरिंग वाला क्लास होकर ऐसे मत करिए कि बंद कर दीजिए क्लास, नहीं बोरिंग क्लास नहीं है, ऐसा नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास बोरिंग में ना बंद कर दिए, मतलब तो ऐसा ही बात हुआ कि जैसे सड़क पर जा रहे हैं, मतलब आप एक गाड़ी में बैठ कर जा रहे हैं ऐसे, कहीं गड्ढा आया 2-4 बार गाड़ी ऊपर नीचे हुआ थोड़ा सा, आप वहीं पर गाड़ी रुकवा कर ड्राइवर को पीट कर उतर गए। ये वही बात हुआ ना कि जब तक गाड़ी एकदम बढ़िया चल रहा है तब तक ठीक है, जब तक गाड़ी थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तब ड्राइवर को पीटे और गाली दिया और वहीं पर उतर गए। ठीक वही ना बात हुआ, थोड़ा सा बोरिंग क्लास हुआ तब क्लास छोड़ कर चले गए, नहीं क्लास छोड़कर मत जाइएगा। चलिए देखिएगा कहाँ तक कहानी पहुँचा था। हाँ कहानी यहाँ तक पहुँचा था। अब देखिए क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये तो पढ़ाना पड़ेगा ना आपको, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी आए तो अब खींच दे वहाँ से क्वेश्चन। हाँ कहाँ से, तो ये रूस आक्रमण कर दिया था। रूस ने जब आक्रमण किया तो उस समय इसने आपातकाल लागू कर दिया देश में। आपातकाल लागू करते ही इसने सबसे पहले संविधान को फेंकवाया, फेंको किनारे पहले संविधान को। दूसरा क्या किया, इसने संसद को भंग कर दिया, जो भी संसदीय प्रणाली थी उसको भंग कर देगा, हटाओ इस संसदीय प्रणाली। अभी क्या लिए ये सब होगा, ये आपातकाल वाला स्थिति में संसदीय प्रणाली, देश अपने संकट में हो, संसद जवाब देंगे हम नहीं, सेना का गठन करो। अब देखिए इसकी सेना कमजोर पड़ने लगी थी। और एक बात, इसके जो विरोधी थे इसका विरोध करने लगे थे। इसने करा क्या, इसके विरोधी विरोध करने थे, इसी युद्ध के चपेट में उनको भी निपटवा दिया। इसने एक नीति बनाई जिसका नाम रखा पान
इस्लाम नीति, ध्यान रखिएगा, इस्लाम नीति, पान इस्लाम, इसको लिख लीजिएगा, अपने कॉपी पर लिखिए, पान इस्लाम की नीति, इस्लाम, इस्लाम की नीति, पान इस्लाम, इस्लाम की नीति, पान इस्लाम की नीति। अब देखिए पान इस्लाम की नीति क्या थी, ये नीति, इसको देखिएगा, पान आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पान इस्लाम की नीति को ये क्वेश्चन में आ जाएगा कि पान इस्लाम की नीति क्या थी, तो आप इसका जवाब दे पाए। ध्यान रखिएगा, पान इस्लाम की नीति क्या थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, पान इस्लाम की नीति इसने दिया, ये तुर्की में मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक था, मुस्लिम जो जनसंख्या थी बहुत अधिक थी, तो इसने कहा कि अगर मुस्लिमों का हम समर्थन सिर्फ करेंगे तो हमारा सत्ता तो ऐसे ही रहेगा। तो वही मुस्लिमों का भलाई सिर्फ करने के चक्कर में पान इस्लाम का इसने नीति दिया था। अब मुस्लिमों का भलाई का मतलब क्या हुआ, ये क्या करता था मुस्लिमों का भलाई में, पान इस्लाम का नीति दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने क्या करना चाहता था, अब्दुल हामिद जो था मुसलमानों को अपनी ओर मिलाकर और तुर्की साम्राज्य का गठन करना चाहता था। अब तुर्की साम्राज्य का गठन करना चाहता था और तुर्की साम्राज्य सिर्फ मुस्लिमों का समर्थन करता था, मुस्लिमों का कोई भी मस्जिद बनवाना, इसने मस्जिद बनवाना, उसी समय युद्ध हो रहा है, इधर मस्जिद बनवाना चालू कर दिया, मुस्लिम जो जनसंख्या थी उसको अन्य सुविधाएं देना भी चालू कर दिया। कोई भी सुविधा होता था मुस्लिम जनसंख्या को सिर्फ देता था कि हाँ मुस्लिम जनसंख्या को सुविधा दिया जाए, और मतलब हर तरीका का मुस्लिम जनसंख्या को सुविधा इसने देना चालू कर दिया, और इसी को पान इस्लाम की नीति कहते हैं। उनको सुरक्षा देना चालू कर दिया, सुरक्षा भी देना चालू कर दिया, मतलब अनेक तरह का काम करना इसने चालू कर दिया मुस्लिम जनसंख्या के सपोर्ट में। इसी को पान इस्लाम की नीति कहते हैं। मुस्लिम जनसंख्या के लिए इसने और क्या करा, देखिए समझिए, मुस्लिम जनसंख्या के लिए यात्राओं पर जो यात्रा था, धार्मिक यात्रा का प्रबंध यही करने लगा, सब कुछ करने लगा, ये समझ लीजिए। और तो यही पान इस्लाम की नीति थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब्दुल हामिद के बारे में, ये निरंकुश शासक का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इनमें से कौन यूरोप का मरीज कहलाता था, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता था। देखिए ये छोटा बच्चा भी जानता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तुर्की, रूस, जर्मनी, चीन। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था, मरीज था नहीं, इसको मरीज बनाया गया था। देखिए लूटपाट रहे हैं, अभी तो पिछले राजा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ना जी। देखिए ये ऐसा ही लूटपाट रहा है, और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध चालू होगा, देखिएगा जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध से पहले तुर्की जो था यूरोप का मरीज नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही चालू हुआ ना 1914 में चालू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 में चालू हुआ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चालू होते ही क्या हुआ, ये भी कूद पड़ा, ये तुर्की भी क्या हुआ, तुर्की भी विश्व युद्ध में कूद पड़ा। अब विश्व युद्ध में जैसे ही आप कूदिएगा, ये बात समझिए, जैसे ही आप विश्व युद्ध में कूदिएगा आपका क्या हाल होगा, ऐसा कि आप अगर ताकतवर है तो ठीक है, अगर ताकतवर नहीं है तो आप विश्व युद्ध में ऐसे कूदिएगा। इसने क्या किया, एगो तो ताकतवर नहीं, आप एगो तो देश के मतलब ऐसे कि लूटपाट देश में मचा हुआ है, मतलब राजा द्वारा लूटपाट मचाया गया है, और ऊपर से इसने क्या करा, जर्मनी का समर्थन किया। जर्मनी जो खुद बढ़िया से हार रहा था, जर्मनी का समर्थन किया। जर्मनी का इसने समर्थन किया, और जर्मनी का समर्थन इसने किया, और मित्र जो राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र उनका विरोध किया इसने, मित्र राष्ट्र का विरोध किया और जर्मनी का इसने समर्थन किया। जिसके कारण क्या हुआ, जर्मनी पर जितने भी, क्योंकि 1918 में जब युद्ध हारा जर्मनी, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध जब हारा जर्मनी, तो जर्मनी पर वर्साय की संधि के तहत, आपको पता भी होगा, जर्मनी पर वर्साय की संधि के तहत क्या करा गया, उस पर जुर्माना लगाया गया, मतलब बहुत तरीका का जुर्माना लगाया गया उस पर, वर्साय की संधि के तहत। अब जब वर्साय की संधि के तहत उस पर जुर्माना, बहुत तरीका का जुर्माना लगाया गया था वर्साय की संधि के तहत। अब जुर्माना लगाया गया जब वर्साय की संधि के तहत, तो इस पर भी तो कुछ जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि जर्मनी के साथ था, ये जर्मनी के साथ था, तो इसको भी एक सेव्र ध्यान रखिएगा, सेव्र के संधि के तहत, सेव्र के संधि 1920 में हुआ, सेव्र के संधि के तहत इस पर भी बहुत तरीका का जुर्माना लगाया गया। और यहाँ के सुल्तान द्वारा ये सारे चीज़ों को मान लिया गया। लेकिन यहाँ पर तुर्की का उस समय, ध्यान रखिएगा, उस समय तुर्की का
इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जनरल के पद पर एक बैठा हुआ था जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा जिसका नाम था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने अपने सुल्तान से कहा कि देखिए तुर्की के जो सुल्तान था कि ये मत मानिए, हम लोग ये सब मानेंगे ना, ये संधि उंधि मत मानिए। लेकिन सुल्तान नहीं माना और वो संधि मान गया। जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा संधि कहा गया, इसको कौन सी संधि अभी बताएं, संधि के नाम ध्यान रखिएगा, सेव्र की संधि। ये संधि मान गया। इसके कारण मुस्तफ़ा जो कमाल पाशा था बहुत गुस्सा हो गया और जनता को अपनी तरफ एकत्र करके और सुल्तान के खिलाफ भड़काया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो था वो शासक बन गया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो शासक बना था इसके बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं क्या था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म आपसे पूछा जाता है। चलिए, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जो जन्म पूछा जाता है 1881 में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म कब हुआ था? 1881 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान पहले जाना जाता था, ईरान पहले फारस के नाम से, तुर्की के नाम से, मिस्र के नाम से या यूनान के नाम से। तो आपको पता है कि ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था या पार्सियन के नाम से भी जाना जाता था। पार्सियन के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, प्रथम अफीम युद्ध का काल था कब से कब तक? प्रथम अफीम युद्ध पहले बात बताते कहाँ किसके बीच में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये पहले बात चीन में हुआ था, अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों और चीनी सरकार। उसे मंचू वंश का सरकार था वहाँ पर, मंचू वंश, ये सब जान लीजिएगा। मंचू वंश का सरकार था। ये 1839 से 1842 हुआ था और दूसरा का अफीम युद्ध हुआ था 1865 से लेकर 1870 के बीच में। 56 से लेकर 1860 के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1856 से लेकर 1860 के बीच में दूसरा अफीम युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ और एक बात, ये अफीम युद्ध की खत्म कब हुआ था? अफीम युद्ध खत्म कब हुआ था? नानकिंग की संधि द्वारा, ध्यान रखिएगा। नानकिंग की संधि द्वारा। ये कब हुआ था नानकिंग की संधि? 1842 में, ध्यान रखिएगा। 1842 में हुआ था नानकिंग की संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1911 की चीनी क्रांति से किस राजवंश का अंत हुआ? मंचू, सेन, सांग या हुंग? मंचू राजवंश का अंत हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जापान में पहले रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। जो जापान में पहला रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 1870, 71, 72 या 73? 72 में हुआ था। पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण 72 में हुआ था। बैंक ऑफ जापान की स्थापना की गई, मतलब बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब की गई? 1880 में, 1882 में, 1885 में, 1888 में? तो 1882 में बैंक ऑफ जापान की स्थापना की गई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ताइपिंग विद्रोह कब हुआ था? ये चीन में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। ताइपिंग विद्रोह चीन में ही हुआ था। और क्यों हुआ था? यहाँ पर चीन में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था। बाहरी व्यक्ति कहने का मतलब क्या? बाहरी व्यक्ति का मतलब अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो है बहुत बढ़ गया था चीन में। और इसके कारण वहाँ के स्थानीय लोगों, साथ में अंग्रेज ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे थे और प्रचार के साथ साथ जबरन ईसाई धर्म ग्रहण करवा रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर ताइपिंग विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1849 में, 1851 में, 1850 में, 1852 में। 1851 में ये हुआ ताइपिंग विद्रोह और इस समय मंचू सरकार थी। मंचू सरकार, यानी मंचू वंश का सरकार था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बॉक्सर विद्रोह कब होता है? देखिए बॉक्सर नहीं है, ये बॉक्सर है। बॉक्सर से मतलब लड़ाई करने वाला, मुक्केबाज। तो ये मुक्केबाजों द्वारा विद्रोह किया गया था। ये भी चीन में ही किया गया था 1899 में, 1895, 1894, 1898। तो ये 1899 में ये हुआ था। ये 1899 में हुआ था। और 1911 में जो मंचू सरकार का अंत हुआ था, 1911 वाला मंचू सरकार का जो अंत हुआ था वो 1911 में। पहले वाले क्वेश्चन में
पढ़े ना 1911 मंचू सरकार का अंत हुआ था चीन से, तो ये इसी विद्रोह का नतीजा था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, मेजी पुनः स्थापना कब हुआ था? जो मेजी का पुनः स्थापना था वो कब हुआ था? 1865 में या 1860 में, 1867 में, 1870 में? तो देखिए ये मेजी कहाँ पर था, पहले ये सबसे बड़ी बात है। मेजी जापान में था, इसके बारे में हम लोग को अच्छा से पढ़ना ही पढ़ेंगे हम लोग। 1868 में इसका अंत हुआ था, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर तो 1868 है नहीं, 1867 है, तो 1867 भी मार दीजिएगा, कोनो दिक्कत नहीं। तो 1800 ये आंसर इसका हो जाएगा, नहीं तो 1868 अगर रहेगा तो 1868 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए ये 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको टेलीग्राम ग्रुप तो हमने बताए हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और जितने भी इसमें से क्वेश्चन बताएं सारे क्वेश्चन का अगर नोट्स आप बना सकते तो बिल्कुल बना लीजिएगा। और ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन क्या है, 1 और 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। इन दोनों का आंसर लिखकर कल तक, क्योंकि कल क्लास होने से पहले आप इन दोनों का आंसर लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, ताकि हम चेक करके बताएं कि आप आंसर सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आप ही को आंसर लिखना है, हम तो आंसर लिखने आएंगे नहीं, आंसर आप ही को लिखना है। और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो जिसका आंसर आपको याद नहीं होगा। तो तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के सुधारों का परीक्षण कीजिए, इंटरनेट से ढूंढिए, जैसे भी ढूंढकर पहले देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद खुद से आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। युवा तुर्क आंदोलन के उत्थान के कारणों की विवेचना कर रहा था, इसकी असफलता का क्या कारण था? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें टेलीग्राम ग्रुप में कैसे भी चाहिए कल तक। हमें कुछ पता नहीं, कल तक मतलब आज ये क्लास हो रहा है, और कल क्लास होने से पहले, क्योंकि रेगुलर अब क्लास होगा, कल क्लास होने से पहले। अब अगले दिन आप देख रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कल, अगले दिन अगर देख रहे हैं सुबह को, अगर आप देख रहे हैं तो समझिए आज ही की बात कर रहे हैं। ये आज कैसे भी करके शाम से पहले आपको इसका आंसर लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना है। अगर टेलीग्राम ग्रुप में आपने नहीं भेजा तो दिक्कत आपके लिए होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो आपको लिखने का प्रैक्टिस नहीं है। अभी से तो लिखने का प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, अब तो कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अभी बहाना वहाना मत बनाइएगा, ये ऐसे वो ऐसे वैसे, कुछ बहाना नहीं चलेगा। और आप ये मत सोचिएगा टेलीग्राम ग्रुप में लिख के भेजेंगे तो उसमें और बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे आपके बारे में, कोई कुछ वो नहीं सोचेगा। आप चुपचाप आंसर लिख कर भेजिए बस। चलिए, और नहीं तो अगले दिन हम आंसर करवाएंगे। आप ही मत सोचिएगा अरे कि तो किसी आंसर दे रहे हैं करवाएंगे नहीं, अरे हम ही पहले करवाएंगे अगले दिन आंसर इसका, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हर दिन आपको क्वेश्चन देंगे, 2 को क्वेश्चन नहीं होगा, इस 3 4 को होगा। आज 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं, पहला दिन था इसीलिए। तो हर दिन आपको क्वेश्चन देंगे और आप आंसर जितना हो सके उतना लिख कर भेजेंगे, नहीं तो बाकी हम इसका आंसर लिखवाएंगे। अब ये हमारे भरोसे मत बैठिएगा। चलिए, तो ये आज का क्लास जो हो गया ख़त्म, समाप्त हो गया। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब तो समझ में आ गया।